हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर। पहले तीन चैप्टर बच्चों हमारे यहाँ पे 12 नंबर के हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो दिस चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई व्यू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, बिकॉज एनसीईआरटी हमारी पूरी पैराग्राफ में लिखी होती है, सो आई जॉटेड डाउन दी क्वेश्चंस जो पॉसिबल यहाँ पे बन सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम सारा कंटेंट देखेंगे, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर चैप्टर रिलेटिवली फास्टर, राइट। सो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पहले ही पेज पे मिल जाएगा। सो योर टॉपिक इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन 1757, राइट, तो उनका मोटिव क्या था, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है प्राइमरली, दैट वाज द पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक मोटिव को हाईलाइट करेंगे। तो वो किस लिए आए थे? हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को लेने के लिए, ठीक है। तो जब आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले इंडिया क्या था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। तो वो आए और उन्होंने क्या किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बात करेंगे, जब ब्रिटिशर्स आए तो उससे पहले सिचुएशन क्या थी। तो आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, टू अ क्वेश्चन विच आई रिटन ओवर हियर। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ पे, ऑब्वियसली स्टेटमेंट कोई और भी हो सकती है, आई हैव जस्ट फ्रेम्ड इट इन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है। तो डिस्क्राइब इंडियाज इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, राइट। तो 3 नंबर के लिए पॉसिबल क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? ऑब्वियस ही बात है, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन थे, आजाद नेशन थे, बहुत सारे स्टेट्स थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। सो पहला पॉइंट, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, राइट। तो ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो आई हैव मार्क्ड इट ओवर हियर, आप भी साथ साथ इसको मार्क कर लो, ठीक। दिस इज वेरी लॉजिकल, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. तो बच्चों मेनली जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो मेजॉरिटी लोग, ठीक है, तकरीबन लाइक 75-80% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे अपना, बट वी हैड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एज वेल विच वर प्रोड्यूसिंग marvelous products and we were exporting them as well. So यही यहाँ पे हम कह रहे हैं, characterized by various kinds of manufacturing activities, right? Point number 3, India was particularly well known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk, textiles, metal and semi-precious stones, etc., right? And we were exporting them as well. So India in nutshell was doing well for itself, was rich in resources before the Britishers came to exploit us with the East India Company in 1757, ठीक है। सो ये आपका बना पहला क्वेश्चन। आई होप वी आर क्लियर विद दिस वन, राइट। तो दिस वाज वेरी बेसिक जो हमने चैप्टर की शुरुआत की। अब देखते हैं आगे। अगली चीज हमारी आती है यहाँ पे, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आए, कि उनका इकोनॉमिक मोटिव था विच वाज वेरी क्लियर, दे वांटेड टू टेक आवर रिसोर्सेज। और हमारे रिसोर्सेज उन्हें किस लिए चाहिए थे? क्योंकि उस टाइम वहां पे ब्रिटेन में दे वर हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, राइट। सो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्हें हमारे रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल चाहिए थे। और यहाँ पे अगर वो आके हम पे रूल कर रहे हैं फॉर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 190 ईयर्स, फ्रॉम 1757 टू 1947, तो तकरीबन जो उन्होंने 2 सेंचुरीज हमारे यहाँ पे रूल किया, उसके वजह से उन्हें क्या मिला, रॉ मटेरियल्स वहां उन्होंने भेजे, और यहाँ पे उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे, जो मशीन मेड गुड्स थे, उनकी एक इजी कैप्टिव मार्केट बना ली, ठीक है। तो देवर यूटिलाइजिंग अस, देवर यूजिंग अस इन अ ट्विन पॉसिबल वे, राइट। तो यहाँ पे ये देखें एंड मार्क करें। सो द इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले। ब्रीफली डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसका इम्पैक्ट क्या था। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक। पहला पॉइंट, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द colonial government in India
were concerned more with the protection and promotion of the economic interests of their home country, that is the Britain, than with the development of the Indian economy. ऑब्वियसली बात है, वो इंडिया में आए हैं, इंडिया का उद्धार करने नहीं आए, राइट? वो हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने आए और सिंपल सी भाषा में हमें लूटने आए, ठीक है? तो अगर हम सोने की चिड़िया थे तो उन्होंने वो चिड़िया उड़ा दी पूरे तरीके से, ठीक? तो पहला पॉइंट आई होप समझ आ गया, ठीक है? देवर more concerned with protection and promotion of their economic interest, right? Point number two, such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy. हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया, जो मैंने आपको कहा भी थोड़ी देर पहले, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट? बट आफ्टर द ब्रिटिशर्स केम वी वर एक्सपोर्टिंग, वी वर प्राइमरली एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है? तो हम रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट क्या कर रहे थे, उनके मशीन मेड फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है? सो दैट वाज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी गॉट चेंज्ड। पॉइंट नंबर थ्री इसी से बना देंगे। सो इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री, राइट? तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लें, इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज हो गया मतलब हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए और इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? तो दिस वाज बच्चों आवर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? अब अगर आगे आप देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, सो आई एम नॉट रीडिंग एवरी सिंगल लाइन ओवर हियर, ठीक है? नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा एंड आई सी हम कम से कम टाइम में, सो वी आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, वी वांट टू लिमिट आवर रिसोर्सेस, लीस्ट पॉसिबल टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, राइट? तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही जल्दी करा रही हूँ। सो अगले पैराग्राफ में वी आर टॉकिंग अबाउट के जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, ऑब्वियसली वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। दे वर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद आवर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, तो उसकी एस्टिमेशन की भी बात ही छोड़ दें, ठीक है? बट देर वर सर्टेन नोटेबल एस्टिमेटर्स, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है और इसको मार्क कर लें बच्चों, ये आपका पॉसिबल 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू भी और लाइक प्राइमरीली लाइक 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? सो नोटेबल एस्टिमेटर्स, मार्क दिस, जिन्होंने नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम मेजर करने की कोशिश की, दे वर दादा भाई नारोजी, नाम याद करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरस, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, राइट? रिमेंबर दीज नेम्स। एंड यहाँ पे क्वेश्चन अलग से 1 नंबर का, सो इट वॉज वी के आर वी राव, इट वॉज राव whose estimates during the colonial period were considered to be very significant, ठीक है? तो यहाँ पे इसको 1 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो यही स्टेटमेंट उठा सकते हैं, सो अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, किसके जो एस्टिमेट्स थे वो सिग्निफिकेंट थे, राइट? सो 4 ऑप्शंस, 4 यही नाम आपके सामने दिए होंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर किसके सिग्निफिकेंट ज्यादा थे, वी के आर वी राव, राइट? सो यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से 1 नंबर का, इसको मार्क करेंगे। अब किस चीज की बात कर रहे हैं, कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, 2 किस्म के आउटपुट की हम बात करेंगे, एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट मतलब हम टोटल की बात कर रहे हैं, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट दी ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा आउटपुट, ठीक है? 2 चीजों की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये डेटा जो हमारे पास आएगा ये हमें याद रखना है। सो मार्क करो स्टेटमेंट को, द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, ठीक है? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, राइट? सो दैट वाज लाइक फ्रॉम 1900 onwards till 1950 was लेस देन 2%, ये डेटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक? तो एग्रीगेट रियल आउटपुट की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 2% से भी कम थी, coupled with along with a meager 0.5% growth rate, right? तो 0.5% growth in per capita output during the same time period we are talking about, first half of 20th century, ठीक है? तो 2 चीजों की बात की, एग्रीगेट रियल आउटपुट का ग्रोथ रेट कितना था, लेस देन 2%, पर कैपिटा आउटपुट का ग्रोथ रेट कितना था, मीगर 0.5%, 0.5% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो ये दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन, आई होप वी आर क्लियर विद, राइट? सो विद दिस नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू, हमने यहाँ पे जो
छह ब्रॉड एस्पेक्ट्स पढ़ने, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे बिफोर वी कंक्लूड द चैप्टर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हमने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे आपके सामने भी एक स्टेटमेंट है, इसको ही मार्क कर लेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, राइट। तो वी वर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, जहां पे तकरीबन 85% पॉपुलेशन वाज रिजाइडिंग इन द विलेजेस, राइट। तो ये स्टेटमेंट मार्क कर लो। इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश colonial रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। अबाउट 85%, एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर पे निर्भर होना। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट पेज वील गेट आर अनदर क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। वो दो 1 1 मार्क का वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ बता दिया, नॉट रिटन डाउन दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां पे आपने नोट कर लिया। 3 या 4 नंबर के लिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे देखो, डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का स्टेट क्या था, या फिर दूसरी लाइन जो हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं, इंडियाज एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज स्टैग्नेंट एंड डिटीरियोरेटेड, राइट। तो इसको जस्टिफाई करना है, ये लाइन बुक में से ही उठाई है। एनसीईआरटी पढ़ने की जो रेलेवेंस है वो यही है कि सीबीएसई में इंडियन इको का जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से ही बनता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठा के यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी फॉलो और आई फॉलो एनसीईआरटी, राइट, अलोंग विद मेनी अदर्स। सो यहाँ पे आपको शुरुआत में लाइन दिख रही होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिटीरियोरेशन, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स कि एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे, एंड इट वाज स्टैग्नेंट, इट वाज नॉट ग्रोइंग, राइट। तो उसके क्या क्या रीजंस थे, और वही आ जाएंगे हमारे स्टेट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर में भी। सो प्राइमरली वील मार्क आउट 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स और एक पॉइंट में हमारे दो सब पॉइंट्स आएंगे, तो एक बार वो देख लेते हैं। Let me just show you the entire page over here. So, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको पेज पूरा विजिबल है, राइट। सो सी दिस। सो पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट देखो मैंने क्या मार्क किया है, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, राइट। सो आई रिटन दिस वर्ड लो ओवर हियर, यू कैन मेक इट योर हेडिंग, राइट। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम थी। कम क्यों थी, याद करो, आपने पहले भी पढ़ा हुआ हिस्ट्री में। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने क्या शुरू किया एग्रीकल्चर में, जमींदारी सिस्टम, विच वी हैव सीन इन द मूवीज एज वेल, राइट। जमींदारी सिस्टम सब बच्चों को पता होता है। तो जमींदार्स क्या करते थे, दे क्रिएटेड अ वेज, राइट। वो इंटरमीडियरीज बन गए बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द कल्टिवेटर। तो एक्चुअल जो कल्टिवेटर था, जो ओनर था, वो सिर्फ कल्टिवेशन कर रहा था, ही वॉज नो लॉन्गर दी ओनर, राइट। तो जमींदार उनसे सारा उनका आउटपुट या पैसा लेते थे, एंड दे यूज टू पास इट ऑन टू द ब्रिटिशर्स। तो जो फार्मर है, जो कल्टिवेटर है, अब वो ओनर नहीं रहा, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं बचते थे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए, राइट। तो उसको भी लूट लिया जाता था पूरा। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बिकॉज ऑफ द जमींदारी सिस्टम, और जो उससे रेवेन्यू कलेक्शन मैंडेटरी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। ठीक है, सो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम पहले पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यू विल राइट दिस इन द एक्सप्लेनेशन। सो दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, यहाँ पे देखो मार्क करा हुआ है, दिस stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlement. ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट हमारा क्या सिस्टम है, पहले यहाँ पे जो आ गया, सो दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो पर्टिकुलरली पॉइंट ए, राइट। सो ए यहाँ पे मार्क करना, ए को मार्क करके जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम इन विच द प्रॉफिट अक्रूइंग, सो लुक एट द लाइंस विच आई हैव मार्क, थोड़ा छोटा कर दिया है। सो जमींदारी सिस्टम इन विच द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। ठीक है,
तो जो कल्टीवेटर है उसके पास प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो उसके पास इंसेंटिव ही नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए भी स्कोप नहीं है और इंसेंटिव नहीं है प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। सो दिस बिकेम वन प्राइम रीजन फॉर अ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉइंट का हमने हेडिंग डाली, ये हमने एक लाइन लिखी, राइट, लैंड सेटलमेंट के बाद पुट अ हाइफन, सो पुट अ हाइफन ओवर देयर, पॉइंट ए इज योर जमींदारी सिस्टम, वन लाइन फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसी का पार्ट बी, राइट, सो आफ्टर द जमींदारी सिस्टम रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, रेवेन्यू सेटलमेंट इन विच, अब रेवेन्यू सेटलमेंट की हमने बात की तो उसमें क्या करते थे, उनसे जो उनका रेवेन्यू जो रेंट लेना होता था वो फिक्स होता था। ठीक है, इतना लेना है, इतने इंटरवल्स पे लेना है, राइट। सो रेवेन्यू सेटलमेंट इन विच द स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। तो जमींदार्स ने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट आगे पास ऑन करना होता था विच दे वुड कलेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, तो ये दो सिस्टम्स, लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट, मिल के दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारा बड़ा पॉइंट हुआ जिसमें दो पॉइंट्स आ गए, लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, सो पॉइंट नंबर टू यहाँ पे हमने मार्क किया है, इसकी हेडिंग आप डाल लेंगे यहाँ पे, सो लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स द पॉइंट नंबर टू का हेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट हमने पहले पॉइंट में बात की, पैसा बचेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे, स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पिक दिस ओनली, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लेजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स contributed to the low level of agricultural productivity। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज वर लैकिंग, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं था, दिस ऑल ऑब्वियसली इज बाउंड टू लीड टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दिस बिकम्स पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री आपके सामने यहाँ पे है, नीचे आप देखो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। I would add a word forced here because this was imposed upon us. So forced commercialization of agriculture. अब commercialization बच्चों क्या होती है? Going commercial means reaching out to the market, right? So we are commercialized now. We are selling into the market. मार्केट में बेचना बहुत अच्छी बात है, मार्केट में बेचेंगे तो मतलब हम पैसा कमाएंगे, we learn profit. But this was forced upon us, and commercialization of agriculture implies a shift from food crops to cash crops। ठीक है, तो याद करो जो आपने पहले भी हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है इंडिगो का। ठीक है, विच इज अ कैश क्रॉप। इंडिगो भी क्यों चाहिए थी, बिकॉज दैट वाज अ रॉ मटेरियल विच द ब्रिटिशर्स वुड यूटिलाइज इन देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई बनाने के लिए क्लॉथ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे दे वुड फोर्स के एग्रीकल्चर में जो कल्टिवेटर्स हैं वो फूड क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स उगाएं बिकॉज उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे यहाँ पे खाने की कमी हो गई एंड दैट वुड लीड टू एपिडेमिक्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। ठीक है, तो दैट वाज द सिचुएशन। तो तभी यहाँ पे वर्ड ऐड किया फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से भी हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर कंप्लीट करें, सो मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे जरूर लिखें, एक नंबर के लिए पता भी होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम, सो इट मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम, शिफ्ट इन एग्रीकल्चर फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, जिसकी हमने बात की, कैश क्रॉप्स आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो लाइक इंडिगो। ठीक, सो मूविंग नेक्स्ट, आगे यहाँ पे मार्क करना, सो यहाँ पे जैसे हमने किया था, शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, सो विच वर, इसी के साथ ऐड कर लेना ये वाली लाइन, विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिशर्स बैक होम। सो दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो जो कैश क्रॉप्स उगवा रहे थे वो उन्होंने अपने लिए, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करनी थी। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद the broader 3 points we have discussed, right? So low agriculture productivity, low levels of investment। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हमने दो चीजों की बात की,
रेवेन्यू सेटलमेंट एंड लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसके अंडर हमने जमींदारी सिस्टम बोला, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। Okay. So that was about the state of India's agriculture on eve of India's independence, right? अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखो हमारा अगला टॉपिक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ, सॉरी नॉट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा 3 या 4 नंबर के लिए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट हैं, तो इट कैन बी अ लाइकली 4 मार्क का क्वेश्चन। तो स्टेट ऑफ, जैसे हमने पहले स्टेट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पढ़ा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में पहले फटाफट से बता देती हूँ बिफोर आई मेक यू मार्क। तो जैसे मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, उसको मार्क कर रखा था। इंडस्ट्री के टॉपिक में हमारे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं सिर्फ इसके 4 पॉइंट्स करूंगी यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट कैसा था, ठीक। तो पहला पॉइंट जो हमने शुरुआत में भी कहा, जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी विच वाज डूइंग वेरी वेल, राइट। तो हम जो हाथ से करने वाला काम होता है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी मशीन मेड गुड्स की मार्केट हमें बनाना था और हमारे रॉ मटेरियल चाहिए थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होना था उस पे कोई दैट वाज लाइक फ्री, राइट, सो देयर वाज नो टैरिफ ऑन दैट, ठीक है। तो हमारे रॉ मटेरियल्स पे कोई टैरिफ नहीं था, वो एक्सपोर्ट होते थे, और जो वहां से ब्रिटिश से जो मशीन मेड गुड्स आते थे उस पे भी कोई ड्यूटीज वगैरह नहीं थी, देयर वर नो टैक्सेस ऑन दैट, राइट। तो दे वर इजिली इंपोर्टेड। बट जो हमारे एक्सपोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स थे उस पे उन्होंने हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी डिमांड बाहर कम हो गई, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी व्हाट दे डिड, दे systematically destroyed, deindustrialized our handicraft industry, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे बनता है पहला पॉइंट, राइट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखो, जस्ट दिस वन। सो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने सबसे रीअरेंज किया है, राइट। तो पहले पॉइंट की हेडिंग आपकी बच्चों बनेगी, आपको आपको नजर आ रहा होगा, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ठीक है। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज पॉइंट नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर जो मैंने मार्क किया है, द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, राइट। सो दे followed certain policies जिसकी वजह से आर वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज डिक्लाइन एज फर्स्ट वन, ठीक है। as the intention so as the intention was, I hope you are understanding this, right। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द हेडिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखूंगी एक्सप्लेनेशन में बनाते हुए, द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड एज द इंटेंशन वाज, क्या इंटेंशन थी, वही ट्विन ऑब्जेक्टिव जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, पॉइंट ए फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थे। बी सेकेंड वन, to turn India into a market for finished products, which were obviously made in the British industries, ठीक है। So in very short, I have given you this point. पहला point, systematic deindustrialization क्या है और क्यों किया वो आपके सामने, ठीक है। That's the point number 1. Second point यहाँ पे देखो बच्चों, right side, तो पैराग्राफ beneath, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर लैकिंग, सो आई हैव रिटन ओवर हियर सेकंड पॉइंट का हेडिंग इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब व्हाट डज दिस मीन, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, 2 किस्म के गुड्स होते हैं जो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा था, राइट। सो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, राइट। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज लैकिंग, राइट, ड्यूरिंग द colonial पीरियड। ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिशर्स हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को क्यों बढ़ावा देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, और उसके लिए उन्हें हमसे रॉ मटेरियल चाहिए था। और हमारी जो एक कैप्टिव मार्केट उन्होंने बना रखी थी, बिकॉज यहाँ पे दे वर रूलिंग, राइट।
So they were absolutely not concerned about investment in our capital goods industry. ठीक है, वही आपका पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 2 मार्क कर लो, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ये हेडिंग हो गई आपकी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, आगे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन की बजाय, सो विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स, राइट, ये मीनिंग हमने लिखा। उसके बाद आई हैव एडेड वन लाइन ओवर हियर, आप ये लिख लो। सो देयर वाज हार्डली एनी एफर्ट टू प्रमोट द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू। So there was hardly any effort to promote the capital goods industry, right? ये मेरा बन जाता है पॉइंट नंबर 2। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। ठीक, 2 पॉइंट्स हमने किए, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द सेकंड वन वाज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, तीसरा और चौथा पॉइंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का बच्चों आपके सामने है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ऑब्वियसली जो हमने पहले भी पढ़ा, अच्छा खासा प्रॉस्परस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करी नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करी नहीं। जो हमारी इंडस्ट्री थी इट वाज इन अ nascent स्टेज। मॉडर्न इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एंड द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जिसकी हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, बट द ग्रोथ रेट ऑफ आर इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लो, राइट, तो उसी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो, लो ग्रोथ रेट, हेडिंग डाल देंगे आप। ठीक है, लो ग्रोथ रेट इज योर हेडिंग ऑफ पॉइंट नंबर 3। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? ये लाइन उठाओ यहां से। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा चाह के भी हम अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, वी वर मेनली एग्रेरियन। ठीक, पॉइंट नंबर 4, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये मार्क करना है यहाँ पे। सो इसकी हेडिंग बनेगी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर विच इज द गवर्नमेंट, राइट। तो मेन बहुत लिमिटेड एरियाज थे जहां पे गवर्नमेंट थी, विच इंक्लूड्स primarily, so this sector remained primarily confined to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड था। दैट वाज द वन ऑफ द limitations as well and one of the features of the industrial sector when we got independent। ठीक, तो आई होप वी आर क्लियर विद द 4 पॉइंट्स फॉर अ पॉसिबल 4 मार्कर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक ये क्वेश्चन बना। अब हम वापस चलते हैं ऊपर जहां पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्ट। सो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन एज सच लिख के पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, ठीक है। सो यू कैन टॉक अबाउट लाइक स्टेट और एक्सप्लेन और डिस्कस विच एवर वेज। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया व्हेन वी सेड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका इफेक्ट क्या था। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी बनी बनाई इंडस्ट्री उन्होंने बर्बाद कर दी तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? देयर विल बी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब इंडस्ट्री बंद होगी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे लोकली प्रोड्यूस जो गुड्स थे, जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई तो लोकली प्रोड्यूस गुड्स की वी वर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, वो प्रोडक्शन ही खत्म हो गई। तो हमारे पास क्या ऑप्शन थी? हमें उनके गुड्स की डिमांड करनी थी। ठीक है, तो वी वर डिमांडिंग मोर ऑफ देयर गुड्स। जब हम उनके गुड्स की डिमांड करेंगे, ब्रिटिशर्स के मशीन मेड गुड्स की जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू मार्क ओवर हियर। तो ये आपका पॉसिबल 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3 पॉइंट से हम मार्क करा रही हूँ, मार्क करना। सो पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, लुक ओवर हियर, फर्स्ट पॉइंट। सो इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो हमने बात की कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से क्या होगा? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे वर्ड ऐड कर लेना। सो इट ऑल्सो क्रिएटेड a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods। ठीक है, तो हमारे गुड्स खत्म होते गए, इसकी वजह से we were deprived of our locally made goods, and because of that we were demanding more of the machine made goods of Britain, right? Point number 3,
सो दिस लेड टू, यहाँ पे ऐड कर लेना, पॉइंट मैंने उसी हिसाब से बना दिया। सो दिस लेड टू इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। आई होप यू आर एबल टू मेक दिस आउट। सो दिस लेड टू, नीचे लाइन यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। तो उनके मशीन मेड गुड्स हम खरीद रहे थे, एंड दैट वाज लीडिंग टू मोर ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। सो दीज आर द थ्री इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। सो ये हमारा एक क्वेश्चन बना जो इसी में से निकल के आया फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल पीरियड। ये भी पॉसिबल 3 नंबर का क्वेश्चन। तो मॉडर्न इंडस्ट्री कौन कौन सी हमारी डेवलप हुई, जिसकी अभी हमने बात की थी, राइट। सो वो भी आपको इसी के नीचे मिलेगा। लेट मी शो यू द एंटायर पेज फर्स्ट। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहां से। So during the second half of the 19th century, that is your 1850 onwards, right? So during the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India. अब यहाँ पे 1 नंबर का एमसीक्यू भी बन सकता है कि मॉडर्न इंडस्ट्री जो इंडिया में हुई वो उसकी डेवलपमेंट, उसकी स्टार्टिंग कब से हुई। सो दैट वाज लाइक सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, राइट। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करेंगे, हम उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सो इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स, बट यहाँ पे भी फर्क था। सो फर्क क्या था, आगे देखो। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। दिस वाज वन डिफरेंस। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली इंडियंस डोमिनेट कर रहे थे इन सर्टेन पार्ट्स, एंड the jute textile mills were mainly dominated by the foreigners. So cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills were dominated by the foreigners, mainly concentrated in Bengal, right? तो ये आपका पूरा पहला पॉइंट है, ठीक है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। ठीक, point number 2, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. ठीक, हमने ऊपर क्या कहा कि जो हमारी इंडस्ट्री की शुरुआत है मेनली वो कब से हुई, that was the second half of the 19th century, but iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. ठीक है, ये एग्जांपल जो आपका आगे आ रहा है ये 1 नंबर का खुद में क्वेश्चन है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विच इज योर टिस्को was incorporated in 1907। तो इसको मार्क कर लेना, ये 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने ऊपर भी मार्क किए एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो दिस कैन बी आज एज एमसीक्यू। टिस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। टिस्को एस्टैब्लिश कब हुआ, 1907, विच इज योर फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century। ठीक है, ये हमारा बनता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, a few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War, right? तो ये 3 पॉइंट्स बच्चों हमारे किस चीज के बने, वी आर टॉकिंग अबाउट दी upcoming modern industry in India, right? So beginning from the second half of the 19th century, going up till the first half of the 20th century. ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद दीज 3 पॉइंट्स एंड दिस वेरी क्वेश्चन, राइट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमने एनसीईआरटी में देखा 3 क्वेश्चंस हमने बनाए हैं यहाँ पे। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। देन वी टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, और डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक, सो दीज वर पॉसिबल 3 and 4 मार्क का क्वेश्चंस। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एज ए लाइक 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्राइमरली पॉइंट्स वही रहेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लो सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 7। सो डिस्कस द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जैसे आपको नजर आ रहा है सीधा क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर हमने कहा, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा, सिमिलरली स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक, वन पॉसिबिलिटी। अनदर वन, तो यही मैंने तभी स्लैश डाल के लिखा है, एक्सप्लेन ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ या इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, राइट। तो हमारी वेल्थ कैसे लूटी गई, कैसे निकली, ड्रेन आउट कैसे हुई, राइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो अगेन अ 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पे उसके लिए कंटेंट देखते हैं, पॉइंट्स मार्क करेंगे। 3 पॉइंट्स आपको बेसिकली मार्क कराऊंगी।
सो पहली लाइन यहाँ पे ये जरूर आपको पता होनी चाहिए, इसको मार्क कर लो। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। तो अब याद करो, मैंने टैरिफ्स की भी बात की थी, हमारे एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ नहीं था, सॉरी हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे रॉ मटेरियल के उस पे टैरिफ नहीं था, बट जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के थे, ठीक है, उन पे टैरिफ था, राइट। सो हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन देम। और सिमिलरली जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वहां से, जो उनके ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थे, उस पे भी कोई टैरिफ नहीं था, ठीक है। So the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. स्ट्रक्चर में ही हमारा कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम आ जाता है। सो प्राइमरली हमारा फॉरेन ट्रेड अफेक्ट कैसे हुआ, तो पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन मतलब कंप्राइज क्या करता है, ठीक। तो उसकी बात आप याद करो, हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। वी वर नाउ मेनली, वी वर प्राइमरली एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, राइट, लाइक रॉ कॉटन, रॉ जूट, सारी रॉ चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, दी फिनिश्ड ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स, राइट। सो दिस वाज द चेंज, ठीक है। तो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ, इफ आई जस्ट शो यू द पेज कंप्लीटली। So India became an exporter of primary products such as raw silk, raw cotton, wool, sugar, indigo की बात हमने की थी, jute, etc. And an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, capital goods like light machinery produced in the factories of Britain, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन हमारा चेंज हो गया, उसकी हमने बात की, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट इज अबाउट द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एंड बोथ डायरेक्शन, ठीक है। किसके साथ हम कर रहे हैं, तो किसके साथ ट्रेड करेंगे, जबरदस्ती ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आके बैठ गए, चीजें हम पे इम्पोज कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मेजोरिटी ट्रेड उन्हीं के साथ था, विच वॉज फोर्स्ड अपॉन अस। तो मेजोरिटी ट्रेड भी उनके साथ था, तो डायरेक्शन भी उसी तरफ थी, कुछ और सिर्फ कंट्रीज के साथ वी वर ट्रेडिंग, एंड मेजोरिटी वॉज विद देम, सो दे हैड अ मोनोपोली कंट्रोल, तो वॉल्यूम भी वहीं पे आ गई, राइट। So Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports, ठीक है, तो ये डायरेक्शन की बात हुई। As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, ठीक है। So we are talking about the volume as well. To Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Sri Lanka and Iran, ठीक है। वी वर ट्रेडिंग विद अदर नेशंस बट वो काफी कम था, मेजोरिटी ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ था, सो दे हैड अ मोनोपोली कंट्रोल, राइट। दिस इज द पॉइंट नंबर टू। अब इसके साथ हमारा एक अगला क्वेश्चन बनेगा, अभी फिलहाल उसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, वो इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन देख लो, मैं उसको यहीं पे छोड़ूंगी। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ेंगे पॉइंट नंबर टू में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ। सो ये यहां तक खत्म नहीं आप करोगे, ये हमारा पॉइंट यहां तक आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, दिस वाज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, राइट, जो एस्टेब्लिश किया गया। इसकी बात हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि स्विस कैनाल खोला गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन और इंडिया का ट्रेड था वो और करना आसान हो गया और इंटेंसिफाई हो गया और उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। सो दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, अब इसके आगे देखो, पॉइंट नंबर थ्री हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, राइट। तो पॉइंट नंबर थ्री आपके सामने यहाँ पे है एक्सपोर्ट सरप्लस, आपको यहाँ बुक में दिखेगा, उसके आगे ऐड कर लो वेस्टेज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। अब एक्सपोर्ट सरप्लस नाम से हमें क्या पता चल रहा है, सरप्लस मतलब हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया चाहे रॉ मटेरियल का, और हमने पैसे कमाए। जो पैसा कमाया, क्या वो एक्चुअली वैसे एसेट है, राइट, वी आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट्स, बट क्या जो हमने पैसे कमाए उससे कोई देश का भला हुआ, क्या हमने उससे कुछ कुछ चीजें बनाई, कुछ एसेट बनाए, कुछ इन्वेस्टमेंट हुई, नहीं। दैट वॉज नॉट यूज फॉर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे हमने कुछ भी नहीं किया। और वो पैसा ब्रिटिशर्स ने वेस्ट किया किस चीज पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, अपनी गवर्नमेंट की मशीन, गवर्नमेंट चलाने पे, राइट, तो टू रन द गवर्नमेंट मशीनरी, या वॉर्स लड़ने पे, ठीक है, या सर्विसेज के इंपोर्ट्स पे। तो वो सारा पैसा उन्होंने वेस्ट किया, एंड दैट फर्दर लीड्स टू नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे वेस्टेज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, राइट। तो ये आपकी हेडिंग बनेगी
लेट मी शो यू द पॉइंट, पॉइंट आपका अगले पेज पे, सो लेट मी टेक यू टू द पॉइंट, राइट। तो अब यहाँ पे बच्चों ये मार्क कर लेना एज अ पॉइंट। सो द एक्सपोर्ट सरप्लस uh, did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by the colonial government. ठीक है, तो यहां से मार्क कर लेना, incurred by the colonial government. uh, you can even add a word over here, so I'm putting a dot, administrative, ठीक है, administrative, ये वर्ड यहाँ पे ऐड कर लो, administrative expenses incurred by the colonial government, comma, expenses on war and import of the services, ठीक है। Further add leading to, so I've added word over here, leading to the drain of India's wealth, right। तो तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ दे दे तब भी आप यही तीन पॉइंट्स लिखोगे। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस दे दें तब भी आप ये तीन पॉइंट्स लिखोगे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉम्पोजिशन, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, राइट। तो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, वॉल्यूम एंड द डायरेक्शन, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमने बात की वेस्टेज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक। सो लेट मी गिव यू अ 5 minute रेस्ट, राइट, एंड वील कंटिन्यू आफ्टर दैट, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपने वीडियो पॉज करके 5 मिनट का ब्रेक ले लिया एंड यू आर फीलिंग फ्रेश, राइट, बिकॉज क्लास में भी होता है इंडियन ई को जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आने लग जाती है। तो यूजली मैं कहती हूँ कि पानी की बोतल अपने पास रखो, पानी पियो और काम करते रहो, राइट, सो स्टे अलाइव। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। तो हमने बात की थी फॉरेन ट्रेड का, जब हम स्टेट पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट को मेंशन किया था कि इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड बढ़ा बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, राइट। तो स्विस कैनाल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, उस पे हमारा एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। तो आप यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 3 नंबर का भी बन सकता है, राइट। तो स्विस कैनाल ओपन कब हुआ? 1869, दैट इज योर 1 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज मैं बता दूं, एक पेज पे ना आई ऑलवेज रेकमेंड दी स्टूडेंट्स, जो जो भी ईयर्स आते जा रहे हैं, जो भी टाइमलाइन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1757, हालांकि चलो पेपर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1757 में ब्रिटिशर्स यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वॉट एवर द ईयर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, एक ईयर हमारे सामने 1869 जैसे हो गया ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज बनते हैं और जब 4 ईयर्स हमें दिए होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और कंफ्यूजन तभी होती है जब क्लैरिटी नहीं होती। तो ईयर्स एक पेज पे आप लिखे सारे के सारे जो आपके पूरे चैप्टर में आ रहे हैं और उसको चैप्टर के साथ स्टिक कर लें, ठीक है, तो एंड में आपको रिवाइज करने में आसान हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो स्विस कैनाल के ऊपर भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सो लुक एट द क्वेश्चन। सो ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्विस कैनाल ऑन इंडिया ट्रेड विद ब्रिटेन, राइट। तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स मैंने इसमें मार्क करे हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। सो स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, तो ये कैनाल बनाया गया, दिस इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, और इसको क्या किया गया, डिस्टेंस कम करने के लिए एक तरीके से ये बनाया था, राइट। तो डिस्टेंस कम होगा तो उसके से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी और इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड और फैसिलिटेट होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे ओपनड इन 1869, ईयर आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेपरेट 1 मार्क का क्वेश्चन, राइट। दैट प्रोवाइड्स, यहां से मार्क कर लेना, सो ओपनड इन 1869, यहाँ पे देखो बुक में दे रखा है ना प्रोवाइड्स, उसके आगे मैंने डाल दिया, सो दैट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है। तो ये मेरा बनता है पहला पॉइंट, राइट। तो अब ये एक डायरेक्ट ट्रेड रूट इसने प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है वो शॉर्टन हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो लास्ट में। सो पॉइंट नंबर 2 सेज इट रिड्यूस्ड, लास्ट वाली लाइन में उठाया मैंने, यहाँ पे मार्क कर दो, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हमारा बना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे भी ऐड कर लेना, सो इट मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट
इजियर, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, डायरेक्ट ट्रेड रूट था, इस वजह से जो मार्केट का एक्सेस है वो आसान हो गया। ठीक है, तो ट्रेड बढ़ना ही बढ़ना था, जहाँ पे याद करो मैं सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था वॉल्यूम और डायरेक्शन, राइट। सो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटेन over India's foreign trade, right? So that was facilitated much more because of the opening of Suez Canal. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो बना उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट। ओके, सो अब हम चलते हैं, हमने बच्चों 3 इंडिकेटर्स अपने कर लिए हैं, 3 एस्पेक्ट्स कर लिए हैं, सो वी आर हाफ वे थ्रू द चैप्टर, राइट। चौथा जो हमारा एस्पेक्ट आता है दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन, जो आपके सामने है। तो जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, डेमोग्राफी मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आएगी, जब हम ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कह रहे हैं या कलोनियल पीरियड में क्या वो उसकी बात कर रहे हैं, तो पहली चीज यहाँ पे क्या आती है कि जो हमने पॉपुलेशन इंडिकेटर्स पढ़े, जो कि पढ़े जाते हैं सेंसस में, राइट। तो पहला सेंसस कब हुआ था, यहाँ पे मार्क करो, फर्स्ट सेंसस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज इन 1881। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे भी एक नया आपका साल आ गया। तो फर्स्ट सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस वाज इन 1881, राइट। दिस इज अगेन अ 1 मार्क का क्वेश्चन। सो अब विद दिस लेट अस मूव अहेड एंड सी। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे देखो एक साल आ रहा है हमारा, पहले इसकी बात करते हैं फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे जाएंगे, ठीक है। सो ओवर हियर इफ यू सी, आई विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे देखो एक बार, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या उसकी बात करते हैं, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगैन आफ्टर 1921। ठीक, however neither the total population of India nor the rate of population growth rate at this stage was very high, right? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, ट्रांजिशन इन द लिटरल सेंस इज व्हाट वी आर मूविंग फ्रॉम, से ट्रांजिशन इज चेंज, राइट। सो वी आर मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, वन स्टेज टू अनदर। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, पहला स्टेज जो था, ठीक है, तो वी एक्चुअली टॉक अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी, यू नो द चेंजेस। फर्स्ट स्टेज हम कहते हैं दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे हमारा बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं होगा एंड पॉपुलेशन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो अगर इंडिया की बात करें इस टाइम पे कलोनियल पीरियड में, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट थी नहीं, इंडिया एक गरीब देश उन्होंने बना दिया, एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे रिसोर्सेस। तो उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, एक तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को भी हम साथ में जोड़े, तो फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, राइट। तो खाने की भी इतनी किल्लत, खाने की भी कमी हो रही थी। तो इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली उस टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में, इंडिया की जो सिचुएशन थी दैट वाज वी वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, वी वर हैविंग famines, we were having epidemics, जिसकी वजह से हमारे काफी ज्यादा लोग मर जाते थे और पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होती थी, ठीक है। तो स्टेज 1 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल नहीं थी एंड इट वाज फ्लक्चुएटिंग, मोर्टेलिटी रेट वाज हाई, राइट, डेथ रेट वाज हाई। तो दैट वाज स्टेज 1, ठीक है। और वो कब था, 1921 से पहले। स्टेज 2 हमारी आई 1921 के बाद। और तब क्या हुआ, आफ्टर 1921 वी एंटर्ड स्टेज 2 एंड ड्यूरिंग दैट स्टेज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज्ड, राइट। तो उसके बाद वो गिरी नहीं, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ठीक। तो इसीलिए हम 1921 ईयर को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है, या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 1921 is termed as the year of demographic transition, justify और discuss, 3 नंबर के लिए। यहाँ पे मैं दूसरा नाम भी डाल देती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये भी पता होना चाहिए। ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एक ही चीज है, ठीक है। एंड रिमेंबर द ईयर 1921। यहाँ पे आपका एक और एमसीक्यू बन जाएगा, अगर नाम दे दे ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब है, द आंसर इज 1921, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स ये वाले मार्क करो। सो बिफोर 1921, लेट मी शो यू द कंप्लीट पेज, नीचे भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था वो भी एक बार दिखा देती हूँ। सो जस्ट लुक ओवर हियर। अच्छा, बिकॉज ऑफ द फोटोग्राफ आपको नहीं दिखेगा, पहले ऊपर का देख लो। सो पॉइंट नंबर 1, बिफोर 1921, पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे, वी यू नो डू
agree with the statement that it is the year of demographic transition. Point number one, before 1921, India was in the first stage of demographic transition, right? And what does that mean? अब यहाँ पे नीचे देखो, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इसको नोट कर लेना. So India was in the first stage of demographic transition as the population growth rate was fluctuating, right? Given the famines or epidemics leading to high mortality. ठीक है, तो चाहे बर्थ रेट भी ज्यादा था, फैमिन्स और एपिडेमिक्स की वजह से बहुत लोग मर जाते थे, और उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल नहीं थी. ठीक है, दैट इज व्हाट द रेफरेंस टू एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज, राइट. ओके, पॉइंट नंबर टू, इसके बाद after 1921. So the second stage of transition began after 1921. So India entered the second stage in which, so when the population growth rate relatively stabilized, right, and it started increasing. ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज करने लग गई और उसके बाद नहीं गिरी. ठीक, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. दो पॉइंट समझ आ गए आपको रिलेटेड टू दी 1921 being referred to as the year of demographic transition. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ये क्वेश्चन बना. दूसरा क्वेश्चन, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, राइट, ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो फिर से मतलब यहाँ मैंने टॉपिक ही लिख दिया सच कि इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है. सो इट कैन बी एक्सप्लेन ब्रीफली और डिस्कस द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है, 3 या 4 नंबर के लिए फिर से 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो 4 पॉइंट्स करेंगे, तो यू कैन बी आंसर 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन. ठीक, पहला पॉइंट जब नई पैराग्राफ पढ़ा वहीं पे आ गया, तो हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, यहाँ पॉपुलेशन से, राइट. तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है लो पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लें, पहला पॉइंट इज लो पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट. व्हाट इज द पॉइंट से? neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high, right. तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, when we got independent, एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारी पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा नहीं थी और ना ही ग्रोथ रेट उतना ज्यादा था, बिकॉज वी वर एक्चुअली अ वेरी पुअर नेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट. तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया अबाउट दी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. ठीक है, दूसरा पॉइंट, लो लिटरेसी लेवल. सो कैन यू थिंक ऑफ, कैन यू एक्सपेक्ट उस टाइम पे जब हम इतना गरीब देश है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लिटरेसी कहाँ से होगी. ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा लिटरेसी रेट था दैट वाज वेरी लो एट जस्ट 16%, और फीमेल लिटरेसी तो और हमेशा पीछे ही रहता है, तो दैट वाज इवन लेसर, अप्रोक्सीमेटली लाइक 7%, राइट. तो यहाँ पे देखो लो लिटरेसी लेवल, हमने हेडिंग दे दी, एक्सप्लेनेशन में यहां से मार्क करेंगे. The overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was at a negligible low of about 7%. ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिखना जरूरी है, ये फिगर्स आपको याद करनी पड़ेंगी. लेस देन 16% एंड अराउंड 7%, राइट, फीमेल लिटरेसी. ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के लिए थोड़ा सा नीचे लेंगे यहाँ पे. सो पॉइंट नंबर 3 इज अबाउट दी मोर्टैलिटी रेट, राइट. तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो मोर्टैलिटी रेट, या फिर एक्चुअली वी आर फोकसिंग ऑन दी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. ठीक है, तो मैं तीसरे पॉइंट की हेडिंग डालूंगी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. ठीक, एक्सप्लेनेशन में दी ओवरऑल मोर्टैलिटी रेट वाज वेरी हाई, राइट. तो ये हमने पहले ही बात की है, मोर्टैलिटी रेट वैसे ही ज्यादा था बिकॉज जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, वी वर अ पुअर नेशन. ठीक है, so the overall mortality rate was very high, and in that, uh, just see this, यहाँ पे ये मार्क कर लेना, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, was very high with an alarming infant mortality rate, right. So we are focusing why on the infant mortality rate, because this further shows the lack of healthcare facilities. ठीक है, because जो infant होता है, वो बच्चा जिसका अभी फर्स्ट बर्थडे भी नहीं आया, सो पहले साल में मेजोरिटी वैक्सीन्स दी जाती हैं बच्चे को. तो अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, केयर नहीं है उसकी, then the child will not be able to survive and celebrate the first birthday, right. So infant mortality rate ज्यादा होना मतलब हमारी जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द इन्फेंट्स, वो भी इन प्लेस नहीं है. ठीक है, सो विद एन अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ऑफ अबाउट कितना, 218 2018 पर 1000. सो फॉर एवरी 1000
चिल्ड्रन गेटिंग बोर्न, 218 बच्चे मर जाते थे. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज, राइट. सो अबाउट 218 पर थाउजेंड, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर थाउजेंड. ठीक है. फिर से ये फिगर्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ये पता होना चाहिए, राइट. तो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 3, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है. चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किया है, इफ यू जस्ट सी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बच्चों? ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो हम बोलते हैं, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, राइट. तो यही बताते हैं उसमें. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे काफी कम थी. तो अगर हम आज की बात करें, नियर अबाउट 69 ईयर्स. एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वॉज 32 ईयर्स. सो ऑन एन एवरेज वी एक्सपेक्ट एक इंडिविजुअल 32 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ही वुड सर्वाइव, राइट. तो दैट अगेन शोज the level of healthcare facilities, right, and even the public facilities otherwise. So low life expectancy, life expectancy was also very low, 32 years. ये मेरे पास जो पुरानी एनसीईआरटी थी, बीच में इसका एडिशन आया था, इसमें 44 ईयर्स था. उसके बाद इसको वापस चेंज किया गया था. ठीक है. सो आई एम रेफरिंग टू दैट ओनली. सो दिस इज 32 ईयर्स फॉर श्योर. यहाँ पे भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे कितनी थी ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट. सो 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स. ठीक है. If this data is same in your present NCERT, or if it is like changed, so you can refer to that very figure. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद द 4 पॉइंट्स, राइट, जो हमने यहाँ पे किए हैं. लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लो लिटरेसी लेवल, टॉक अबाउट हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक. सो 4 पैरामीटर्स, 4 इंडिकेटर्स ऑन द डेमोग्राफिक फ्रंट. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. Now, moving over to the next topic, which is occupational structure, right? तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या क्वेश्चन बनेगा? Most likely a सीधा क्वेश्चन, and I'll talk about the second part as well also. So, on eve of India's independence, occupational structure कैसा था, right? So, discuss the state of occupational structure. ठीक है. On eve of India's independence. Again, for a 3 or a 4 marker question. राइट. अब सबसे पहले बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. बच्चों होता क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी में कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन विच सेक्टर, राइट. उनका ऑक्यूपेशन कहाँ है, कितने कितने लोग कहाँ का इन्वॉल्व है. तो हमारे बेसिक 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर. सो जैसे हमने शुरुआत से ही कहा, मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी. तो 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड, वॉज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उस प्राइमरी सेक्टर में. इंडस्ट्री में नियर अबाउट 10%, रिमेनिंग 10 to 15% इन द सर्विसेज सेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट्स देखो, मार्क करो फटाफट से. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले मतलब लिखेंगे इसका मीनिंग. इज या रेफर्स टू distribution of the working persons across different industries and sectors. ठीक है. तो अगर मैं यहां से सीधी सी डेफिनेशन उठाऊं, दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, राइट. सो उसके बाद इट शोड अ लिटिल साइन ऑफ चेंज. एंड व्हाट इज दैट? फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लिखेंगे. पहला पॉइंट मैंने बनाया एग्रीकल्चर सेक्टर का, राइट. सो लेट मी टेक यू टू द अदर पेज. सो एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर the largest share of workforce. See, look over here. Largest share of workforce of about 70 to 75%. ठीक है. ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी एज पर सीबीएसई, राइट, एज पर दिस एनसीईआरटी. ठीक है. पॉइंट नंबर टू में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डालेंगे. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर, राइट, आई एम स्प्लिटिंग दिस. इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों दे दिए. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर ओनली 10%. ठीक है, ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, राइट. तीसरा पॉइंट, सर्विसेज सेक्टर. ठीक है. अकाउंटेड फॉर हाउ मच? 15 to 20% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. यहां पे ऐड कर लेना, ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है. ये हमारे 3 पॉइंट्स बन गए, टॉकिंग अबाउट द स्प्लिट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द 3 सेक्टर्स. उसका दूसरा हिस्सा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एक तरफ तो ये कहा कि इन तीनों में कितनी कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. अनदर एस्पेक्ट, सो अनदर एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन. सो आई मार्क दिस एज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, राइट.
तो पहले में हमने कहा इट शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री बीइंग द लीस्ट। देन द सेकंड वन इज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, ऑक्यूपेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ रीजन्स ऐसे थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने मेनली फोकस किया, जहां उनका इंटरेस्ट था, जहां उन्होंने डेवलपमेंट की, वहां पे पीपल शिफ्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर एंड द सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट फिर भी हुआ। बट इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन एरियाज लाइक पंजाब, उड़ीसा, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना पुश नहीं हुआ, वो मेनली एग्रीकल्चर में ही फोकस करके रह गए। तो वहां पे अल्टीमेटली में क्या दिखा, एक रीजनल डिवाइड आ गया। ठीक है, कुछ रीजन्स एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रियल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, दूसरे नहीं गए, राइट। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे मेनली में मार्क करने हैं। पहला वाला देखो, सो पॉइंट नंबर वन, parts of the then Madras Presidency, mainly the southern states, comprising areas of the present day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka, right? Bombay and Bengal witness a decline in the dependence of the workforce on agriculture, with an increase, with a commensurate increase in the manufacturing and services sectors. ठीक है, तो इन एरियाज में मद्रास प्रेसिडेंसी, विच इज योर सदर्न स्टेट्स, Bombay and Bengal, right? So they shifted from agriculture to industry and services. However, point number two, however, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in states such as Orissa, Rajasthan, and Punjab. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल वेरिएशन। जो इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ चले गए वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगे एज कंपेयर टू हु आर स्टेइंग विद द एग्रीकल्चर। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ आ गया, हमने डेफिनेशन मार्क करी, होता क्या है, वी टॉक्ड अबाउट लिटिल चेंज बिटवीन द थ्री सेक्टर्स एंड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। ठीक, so that was about the occupational structure, which can be asked again as a 3 or a 4 marker question. Next and the last one, right? तो हमारा छठा एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है, which is your infrastructure. तो as you can see, यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा बनता है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे हमने हर चीज की बात की, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, तो सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट क्या था ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड दिस अगेन इज लाइकली क्वेश्चन फॉर 3 और 4 मार्क्स। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे, कुछ कितने जितने आपको पूछे जाए अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप वही लिखोगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इसमें, एंड इसमें भी हमारा एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद करेंगे, राइट। सो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी ओवर हियर इज रोड्स, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रोड्स हमारा किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। ठीक है, तो रोड्स किस लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने रोड्स क्यों बनाई, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच दे डेवलप्ड। बट ये हमें याद रखना हमेशा जरूरी है, जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंक्लूडिंग रोड्स इवन फर्दर, दैट वाज ऑल फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, राइट। तो उन्होंने अपनी आर्मी मोबिलाइज करनी थी, उन्होंने रॉ मटेरियल्स या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने थे, तो इसके लिए उन्हें रोड्स चाहिए थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट रोड्स, हेडिंग आपकी वही आ गई। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो एज आई रिटन ओवर हियर, रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे एडेड वर्ड फॉर, राइट, फॉर पर्पसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट। ठीक है, ताकि वो उसको आगे मतलब ब्रिटेन तक भेज सके, राइट। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दी रोड्स का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, रोड्स, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एज यू कैन सी ओवर हियर इज रेलवेज। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है रेलवेज। ठीक है, यहाँ पे आपका एक और ईयर आ जाएगा कि रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई, दैट वाज 1850, एक नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, टाइमलाइन वाला। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जब हम बात करते हैं, हमने अपने पहले पढ़ा होगा 1853 ईयर करके, राइट। सो बॉम्बे टू थाने, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट 1853, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, नॉट द फर्स्ट रेलवे लाइन। ठीक है, तो 1850 ईयर याद रखेंगे, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इवन टिल डेट, राइट।
तो अनडाउटेडली। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अब देखो, अगर मैंने सिर्फ एक नंबर के लिए पॉइंट लिखना है तो मैं कितना लिखूंगी? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 and it is considered as the most important contributions. However, I've added over here, however this was also to serve their own economic interest. अपने फायदे के लिए उन्होंने किया था, हमारे लिए नहीं किया था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मेरा इतना आया अबाउट द रेलवेज, राइट। आई विल कम बैक टू दिस आफ्टर वी आर डन विद द नेक्स्ट वन। ठीक, मैं इस पे वापस आऊंगी रेलवेज के ऊपर। पहले जो कर रहे हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, पोर्ट्स। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी वाटरवेज, राइट, तो उन्होंने शिप्स के थ्रू सामान अपना यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर भेजना था, बाहर से अपने गुड्स जो वो मंगवाते थे हम पे जबरदस्ती, यू नो, हमें खरीदने के लिए, राइट। सो दे आर मशीन मेड गुड्स। सो फॉर दैट व्हाट दे नीडेड पोर्ट्स। सो तीसरा पॉइंट हमारा वही हो गया। सो द कलोनियल गवर्नमेंट, आई चेंज दिस वर्ड डिस्पेंसेशन की जगह। ठीक है, तो द कलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। However, these measures were far from satisfactory. ठीक है, दिस वॉज अ कॉस्टली अफेयर, ये उतने इफेक्टिव नहीं भी थे, राइट। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं भी है। इतना पॉइंट अगर हम मार्क कर लें दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, राइट। तो दे डेवलप पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, हाउएवर दे वर नॉट अप टू द मार्क, राइट। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। ठीक है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ किस लिए चाहिए था? प्राइमरली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दे वर यू नो having administration, they ruled over us for 190 years, that means a very very long time। तो इतने लंबे समय तक अगर उन्होंने शासन किया तो उन्हें आपस में इतनी बड़ी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स में कम्युनिकेशन की जरूरत थी। So for that reason they introduced post and telegraph system, right, which stayed with us। तो चौथे पॉइंट की हेडिंग आपने डाली पोस्ट टेलीग्राफ, यहाँ पे मार्क करेंगे इसको। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड यहाँ पे ऐड कर लेना कम्युनिकेशंस। ठीक है, सो मैंने नीचे लिखा था एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ देखना बच्चों, यहाँ पे इस पेज पे दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो एनसीईआरटी में जो जो पिक्चर्स है ना वो पिक्चर्स भी नहीं छोड़ते हैं, तो हमें उसके भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है टाटा एयरलाइंस के बारे में, राइट। सो दिस वाज एस्टैब्लिश इन 1932। तो यहाँ पे ये ईयर है विच इज मेंशनिंग अबाउट इनॉग्रेशन ऑफ द एविएशन सेक्टर इन इंडिया, राइट। तो जस्ट बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम व्यू पॉइंट, इसलिए वो मैंने मार्क किया, तो उसको भी ध्यान रखना। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने, राइट, दे आर मेंशन्ड एज 1854, राइट। रेलवे ब्रिज की बात हो रही है, ठीक है, 1854, राइट। सो रिमेंबर दैट एज वेल। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज कब हुआ था, दैट वाज 1850, राइट। सो we have done 4 points to infrastructure, roads construction, railways, then we talked about the ports development and post and telegraph। ठीक है, अब वापस चलेंगे अपने पिछले पेज पे रेलवेज की बात करने, जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन मिलेगा, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ रेलवेज, राइट, वी वांट टू सी दिस, सो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक, तो रेलवेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेलवेज अगर आई तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा उसका फायदा था, क्योंकि रेलवेज डिपिक्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। तो पहले लंबा ट्रैवल नहीं हो पाता था एक जगह से दूसरी जगह, बट अब अगर हो पा रहा है तो दैट फैसिलिटेट्स या दैट ब्रेक्स दी कल्चरल बैरियर्स। तो एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं, तो उसकी वजह से जो सोशल इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी नथिंग बट ब्रेकिंग द कल्चरल बैरियर्स, राइट। However, when we talk about the economic impact में ऑब्वियसली हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, वो ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा रेलवेज की वजह से, बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल जो कि सारा एग्रीकल्चर से आता है वो ये सारा का सारा बाहर ले जा रहे थे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक, सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अगर बढ़ावा मिला, जिसकी हमने बात की कि हमने कैश क्रॉप ज्यादा उगाने शुरू कर दिए, तो एक्चुअली क्या हमें उससे फायदा हुआ? हम वो पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर उससे हमने पैसा कमाया तो वो इन्होंने वैसे बर्बाद कर दिया, उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और फूड क्रॉप्स की या फूड ग्रेन्स की हमें कमी हो गई। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट
इकोनॉमिक बेनिफिट तो था ही नहीं, जो सोशल बेनिफिट था वो उतना ज्यादा नहीं था जितना इकोनॉमिक लॉस था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी मैंने आपके साथ में बात की वही पॉइंट आएंगे, उसको एक बार देखो और मार्क करो। सो इफेक्ट ऑफ रेलवेज करके लिखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कैन बी आस्क्ड 3 मार्क का क्वेश्चन। सो लुक ओवर द पॉइंट्स। सो द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ, ये लाइन मार्क करना, द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। ठीक है, पहला वन, it enabled the people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया और इसको मैंने मार्क करा है, ये हमारा क्या है, सोशल इफेक्ट या सोशल इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच एडवर्सली, राइट, तो एडवर्सली इज नेगेटिवली, अच्छा इंपैक्ट तो नहीं पड़ा था इसका, विच एडवर्सली अफेक्टेड दी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। ये हमारा बनता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक सोशल इम्पैक्ट की बात की, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की। हालांकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉजिटिव में भी गिना जाता है बिकॉज वी आर रीचिंग आउट टू द मार्केट, पर यहाँ पे हम नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी अफेक्ट हुई है विलेजेस की बिकॉज ऑफ दैट रीजन, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज 2 पॉइंट्स कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे अफेक्ट किया रेलवेज ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो द सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, तो लेट मी टेक यू टू द अदर पेज। द सोशल बेनिफिट्स विच द इंडियन पीपल गेन्ड, ये वाली लाइन मार्क करना। The social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of railways were thus outweighed by the country's huge economic loss, right? तो जो हमने कमर्शलाइजेशन वाले पॉइंट की बात की, हमने वहां पे कहा सेल्फ सफिशिएंसी अफेक्ट हुई, दैट वाज एडवर्सली अफेक्टेड, सो दैट इम्पैक्टेड इकोनॉमिकली द पीपल इन अ नेगेटिव वे, राइट। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं, जो सोशल बेनिफिट है ब्रेकिंग दी ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन बना दिया जाए, ये स्टेटमेंट आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए डू यू अग्री या जस्टिफाई, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई करने को आ सकती है, या डू यू अग्री। ठीक है, तो डेफिनेटली वी डू अग्री विद दिस। वहां पे आप सोशल इफेक्ट भी देंगे कि रेलवे इंट्रोड्यूस हुई, उसका सोशल इफेक्ट ये था, ठीक, कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक हुए, so it affected positively on the social front the people, there was a gain, but on the economic front commercialization of agriculture की वजह से the self sufficiency of the village economies in India was adversely affected। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉस ज्यादा था। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों ने देखा हमारे 2 पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द रेलवेज अलग से, 1 नंबर का एमसीक्यू रेलवेज की इंट्रोडक्शन का, और इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द सिक्स्थ एस्पेक्ट विच वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एंड में 2 क्वेश्चंस हमारे कहाँ आते हैं, एक हमारा आता है इसमें कंक्लूजन में। कंक्लूजन इज समवेयर समराइजिंग योर एंटायर चैप्टर, ऑल द एस्पेक्ट जो हमने पढ़े हैं अलोंग विद जिसकी हमने बात की, एक्चुअली वो पहले लिखा हुआ नहीं था। ठीक, अब यहाँ पे मैं उल्टा फिर से जाऊंगी टू सेव योर टाइम, लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। कंक्लूजन के एंड में एक्चुअल कंक्लूजन स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, इन अ नटशेल, जस्ट सी ओवर हियर, इन अ नटशेल the social and economic challenges before the country were enormous, right? तो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे जब ब्रिटिशर्स 190 साल के बाद हमें यहाँ से गए, ठीक है, पूरा एक्सप्लॉइट करने के बाद, तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो वो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्कस दी सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर दी कंट्री, राइट, तो बिफोर द कंट्री यहाँ तक। ठीक है, 3 या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, राइट। तो यहाँ के लिए पॉइंट्स देखो, प्राइमरली चीजें वही है जो हमने पढ़ी हैं। तो पॉइंट नंबर 1, द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हैविंग, सिंपल कर देते हैं थोड़ी सी भाषा, ठीक है, वाज ऑलरेडी सैडल्ड यहाँ पे आ रहा है ना, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू फैंसी वर्ड्स। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज हैविंग सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, राइट, सो वाज हैविंग सरप्लस लेबर। ठीक है, सरप्लस लेबर क्यों, बिकॉज इतनी जनता हमारी एग्रीकल्चर में घुसी हुई है, कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। इंडस्ट्रियल सर्विसेज आपने पढ़ा ही है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बहुत कम था। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी जिसकी हमने पहले ही बात की, राइट। पॉइंट नंबर 2, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज
इन नीड फॉर, क्या चाहिए था, मॉडर्नाइजेशन चाहिए थी, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी, राइट। तो वी वर डिप्राइव्ड ऑफ द कैपिटल गुड्स एज वेल, कैपेसिटी बिल्डिंग, वी नीड टू हैव मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज, यू नो एक्चुअली देयर वाज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा, जो हमारा बचा हुआ भी था वो भी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी। तो वी वर इन अ डायर नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर, ठीक है। तो हमारा दूसरा आ गया पॉइंट नंबर 3, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, राइट। तो उससे हमें छुटकारा चाहिए था, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। Fourth point, infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion, and public orientation. ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेटली एस्टैब्लिश किया एंड क्वाइट अ लार्ज नेटवर्क, बट स्टिल improvement and upgradation was needed, right? So this is railways infrastructure. Fifth one, prevalence of rampant poverty. Obviously हम गरीब नेशन थे, गरीब देश थे, हमने यही काफी बार बात की, राइट। सो prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation of the public economic policy, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन दी सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, राइट। तो प्राइमरली स्टार्टिंग से, हालांकि पॉइंट्स रिलेटेड ही हैं, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कम है, दैट ऑल समवेयर लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर बाय लीडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट। सो दे आर ऑल रिलेटेड, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बोले, डिफरेंट सेक्टर्स में बात की, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोशल चैलेंजेस एज वेल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स मार्क करे हैं, आप 4 पॉइंट्स आराम से याद कर लो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मत छोड़ना, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला, बिकॉज दिस इज योर मेनली अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। So I hope you are clear with this one, right? And now with this we are on to our last question, जो एनसीईआरटी में भी पीछे दे रखा है, हालांकि चैप्टर में उस तरीके से नहीं दिया हुआ। सो वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस कोई थे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के? डेफिनेटली थे। जो हमने चैप्टर में बात की, एग्रीकल्चर की बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि चाहे उससे हमें नुकसान भी हुआ पर एक फायदा भी था। पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, उगाते थे, हमारे लिए बहुत था, वी वर नॉट हैविंग एन इंसेंटिव, वी वर नॉट अवेयर ऑफ रीचिंग आउट टू द मार्केट। बट अगर हम कमर्शियलाइज हो जाते हैं तो हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, बिकॉज वी आर रीचिंग आउट टू द मार्केट, वी आर वर्किंग मोर फॉर प्रॉफिट, राइट। तो हम एक्सपेंशन मोड में आते हैं, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। अनदर थिंग, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो भी हमने देखा, चाहे रोड्स हैं, चाहे रेलवेज हैं, ठीक है, या इवन द कम्युनिकेशन सिस्टम, सो दैट ऑल स्टेड विद अस, राइट। सो इन्होंने जो वो डेवलप किया वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। सिमिलरली वी टॉक अबाउट दी, जो पॉइंट आपके सामने, मॉनेटरी इकोनॉमी एंड दी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच दे गेव। सो मॉनेटरी इकोनॉमी, इन्होंने जो हमारे उस टाइम पे लूज सिस्टम्स थे, प्रॉपर यू नो शुरुआत में तो इससे बार्टर ट्रेड होता है, बट स्टार्टिंग में हमारे पास प्रॉपर इंडियन करेंसी उस फॉर्मेट में नहीं थी, राइट। सो दे यूनिफॉर्म्ड, दे यूनिफाइड द करेंसी सिस्टम, राइट। तो कॉइनेज एक्ट भी ये लाए थे इन 1835। सो दे लेड टू समहाउ अ यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम एंड अ मॉनेटरी इकोनॉमी। और मॉनेटरी इकोनॉमी मतलब यूनिफाइड करेंसी होगी, कॉमन करेंसी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड को इंप्रूवमेंट होगी, राइट, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, देयर बाय इंप्रूविंग द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सो अगर आप बात करो इवन द एजुकेशन, राइट, तो ये भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। अगर हम बात करें जुडिशरी की, हम बात करें सिविल सर्विसेज की, सो द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो उन्होंने फॉलो करी इतने लंबे समय तक, वो कहीं ना कहीं हमारे पास रह गई, हमने उनको ही देख के सीखा, वही चीजें इंप्लीमेंट करी, राइट। सो दीज आर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, आई हैव रिटन ओवर हियर। मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, डिस्कस हमने किया, ये रीड कर देती हूँ और आप उसको नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन।
The British introduced railways, waterways, built roads, serving their interests, but it promoted economic activity, right? तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए किया, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला, फॉर श्योर, राइट? Second point, commercialization of agriculture. British introduced commercialization that gave an incentive to the Indian farmer to produce for the market. तो ये उनका होराइजन ब्रॉड करने वाली बात थी, which was important. Point number 3, monetary economy. British introduced a monetary system of exchange. ठीक है, तो अगर पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम हमेशा छोटा रखेगा एक्सचेंज सिस्टम को, तो पैसा जब भी आएगा, मॉनेटरी सिस्टम आएगा, दैट लीड्स टू एक्सपेंशन, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर 3। चौथा पॉइंट जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात की, सिंस स्पेस वाज लेस आई हैव रिटन ओवर हियर। सो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. So British established an efficient administrative system that provided a framework for future governance in India. ठीक है, तो जैसे हमने बात की, चाहे सिविल सर्विसेज है, राइट, या लॉ, जुडिशरी, ऑल दी सिस्टम्स। ठीक है, so I hope we are clear with the 4 positive contributions by the Britishers in India, right, during the colonial period, right? So बच्चों, that was all about the first chapter, which is India's economy on eve of independence, right? सारे मैंने जो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट? एंड प्लीज रिवाइज, याद करना बच्चों, देखो आपका काम है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से ही बनेंगे, इसी किस्म के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, याद करना आपका काम है, तो अच्छे से याद करो एंड प्रैक्टिस राइटिंग देम, राइट? So I'll see you in the next class with another chapter. So thank you so much.